हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। एक बार फिर से आप सभी का क्रेजी जी के ट्रिक के यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर स्वागत है। तो आज संडे है और आज का हमारा सेशन वीकली करंट अफेयर का सेशन है, जहां पर हम 19 से लेकर 25 मई तक के टॉप 25 इंपॉर्टेंट करंट अफेयर को यहां पर डिटेल में डिस्कस करने वाले हैं। एंड तक सेशन को देखिएगा। आज के वीकली सेशन का हमारा सबसे पहला क्वेश्चन देखिए। भानु मुश्ताक को इंटरनेशनल बुकर प्राइज 2025 उनकी किस बुक के लिए दिया गया? तो आपको मैंने पहले भी बताया है कि इंटरनेशनल बुकर प्राइज इंग्लिश में ट्रांसलेट की गई और यूके और आयरलैंड में प्रकाशित किसी बुक को दिया जाता है। मूल जो कृति होना चाहिए वो किसी और लैंग्वेज में होनी चाहिए। तो अभी भारत की बानू मुश्ताक को इंटरनेशनल बुकर प्राइज दिया गया उनकी बुक हार्ट लैंप के लिए। यह कन्नड़ लघु कथा का एक संग्रह है, हार्ट लैंप। बानू मुश्ताक को इसके लिए दिया गया इंटरनेशनल बुकर प्राइज। कन्नड़ भाषा में जो मूल उपन्यास है ना, यह किताब है, उसे येदेया हंदाते के नाम से जाना जाता है। इसको इंग्लिश ट्रांसलेट किया है दीपा भास्ती ने। दीपा भास्ती ने इसे हार्ट लैंप के नाम से इंग्लिश में ट्रांसलेट किया। दक्षिण भारत की 12 जो मुस्लिम महिलाएं हैं, लड़कियां हैं, उनकी 12 कहानियां इसमें दी गई है कि उनको डेली लाइफ में किन किन चैलेंजेस का सामना करना पड़ता है। तो इसी पर आधारित बानू मुश्ताक की यह पुस्तक है जिसे इंटरनेशनल बुकर प्राइज दिया गया। आपको पता है 2024 में जेनी एर्फेनबेक, जो कि एक जर्मन लेखिका थी, इनको इनकी बुक के लिए, कायरोस नाम की बुक के लिए इंटरनेशनल बुकर प्राइज दिया जा चुका है। इसका इंग्लिश ट्रांसलेशन माइकल हॉफमैन ने किया था और मूल कृति जर्मन भाषा में जेनी एर्फेनबेक ने लिखी थी। 2020 में भारत की गीतांजलि श्री को उनकी बुक टॉम ऑफ सैंड के लिए इंटरनेशनल बुकर प्राइज दिया गया, जिसका इंग्लिश में ट्रांसलेशन डेजी रॉकवेल के द्वारा किया गया था। सेकंड क्वेश्चन, हाल ही में किस राज्य ने एआई एंकर अंकिता को लॉन्च किया? एआई एंकर अंकिता को लॉन्च करने का श्रेय दिया जाता है असम सरकार को। अच्छा, असम के सीएम कौन है? हेमंत बिस्वा शर्मा। इन्होंने राज्य में एक वर्चुअल न्यूज एंकर को लॉन्च किया। इसे नाम दिया गया एआई एंकर अंकिता। जितनी भी गवर्नमेंट स्कीम से पॉलिसी है, कैबिनेट मीटिंग है, इन सब के अपडेट जनता को असमिया और इंग्लिश लैंग्वेज में ये एआई एंकर प्रोवाइड करेगा, अंकिता नाम का। आपको पता है असम गवर्नमेंट का 2025-26 का जो बजट आया था ना, उसमें असम सरकार ने घोषणा की थी कि ये खुद का सैटेलाइट लॉन्च करेंगे असम सेट के नाम से। अगर ये सैटेलाइट लॉन्च हो जाता है तो असम भारत का पहला ऐसा राज्य बन जाएगा जिसने खुद का सैटेलाइट लॉन्च किया है। अभी केवल अनाउंस किया गया है, इन फ्यूचर जब भी ये लॉन्च करेगा तब हम इसकी बात करेंगे असम सेट की। तो एआई एंकर अंकिता को लॉन्च किसने किया? असम सरकार ने। हाल ही में भारत को किस बीमारी के उन्मूलन के लिए डब्ल्यूएचओ के द्वारा सर्टिफिकेट दिया गया? ट्रेकोमा, जो कि आंखों से संबंधित एक रोग है, इसको पूरी तरीके से इंडिया में खत्म करने के लिए डब्ल्यूएचओ ने इंडिया को सर्टिफिकेट दिया है। आपको पता है अगर हम ट्रेकोमा की बात करते हैं तो अक्टूबर 2024 में ही हमने इसको देश से खत्म कर दिया था, लेकिन डब्ल्यूएचओ के द्वारा प्रमाण पत्र अब हमको दिया गया है ट्रेकोमा डिसीज के उन्मूलन के लिए। अभी वर्ल्ड हेल्थ असेंबली का 78वां सेशन आयोजित किया गया था स्विट्जरलैंड के जेनेवा में, जहां पर इंडिया को यह सर्टिफिकेट दिया गया। साउथ ईस्ट एशिया रीजन में इंडिया तीसरा देश बन गया है जिसने ट्रेकोमा को अपने यहां से पूरी तरीके से खत्म किया, क्योंकि इसके पहले नेपाल और म्यांमार भी अपने यहां से ट्रेकोमा को खत्म कर चुके हैं और इंडिया बना है तीसरा देश। ट्रेकोमा एक बैक्टीरिया के कारण फैलने वाला रोग है जिसे क्लामिडिया ट्राइकोमेटिस के नाम से जाना जाता है। तो इसके कारण ट्रेकोमा रोग फैलता है बैक्टीरिया के कारण, जिसका उन्मूलन इंडिया ने किया है। इंटरनेशनल डे फॉर बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी या बायोडाइवर्सिटी, अंतर्राष्ट्रीय जैव विविधता दिवस हर साल कब मनाया जाता है? अंतर्राष्ट्रीय जैव विविधता दिवस हर साल मनाया जाता है 22 मई को। पूरे वर्ल्ड में जैव विविधता या बायोडाइवर्सिटी के प्रति लोगों को अवेयर करना, देशों को अवेयर करना और बायोडाइवर्सिटी का संरक्षण करना अंतर्राष्ट्रीय जैव विविधता दिवस को मनाए जाने का मुख्य उद्देश्य है। देखिए, सबसे पहली बार यूनाइटेड नेशन ने 2001 में इसे मान्यता दी थी और 2001 से ही हर साल इसे मनाया जा रहा है 22 मई को।
वैसे 22 मई की डेट क्यों चुनी गई, ये भी एक क्वेश्चन हो सकता है। तो 22 मई 1992 में हमने कन्वेंशन को एडॉप्ट किया था, यूनाइटेड नेशन ने, कन्वेंशन ऑन बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी। पूरे देशों में बायोडाइवर्सिटी के प्रति, उसके संरक्षण के प्रति कार्य करना इस कन्वेंशन का उद्देश्य था। क्योंकि ये 22 मई को अपनाया गया, इसीलिए आगे चलकर अंतर्राष्ट्रीय जैव विविधता दिवस की डेट भी 22 मई को ही चुना गया। 2025 में हार्मनी विथ नेचर एंड सस्टेनेबल डेवलपमेंट अंतर्राष्ट्रीय जैव विविधता दिवस की थीम है। कब मनाया जाता है? 22 मई को। देखिए फ्रेंड्स, आप सभी को पता है, आप सभी के लिए क्रेजी जीके ट्रिक और रूट एप्लीकेशन पर समर सेल शुरू हो गई है, जहां पर आपको सभी कोर्सेस अप टू 90% तक ऑफ में अवेलेबल है। इसीलिए आप एप्लीकेशन को विजिट कीजिए, क्रेजी जीके ट्रिक और रूट एप्लीकेशन को प्ले स्टोर से डाउनलोड कर लीजिए, या फिर डिस्क्रिप्शन में मैं आपको लिंक दे दूंगा, वहां पर जाकर आप एप्लीकेशन को डाउनलोड कीजिए। काफी सारे एग्जाम ओरिएंटेड कोर्स आपको वहां पर देखने को मिल जाएंगे काफी अफोर्डेबल प्राइस में। तो जल्दी कीजिए, काफी सारी एग्जाम्स आ रही है, तो एक बार चेकआउट जरूर कीजिएगा। तब तक हम चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। हाल ही में M.R. श्रीनिवासन का निधन हो गया, ये किस क्षेत्र से संबंधित थे? तो M.R. श्रीनिवासन की बात करें तो ये बहुत ही फेमस न्यूक्लियर साइंटिस्ट थे। हाल ही में M.R. श्रीनिवासन का 95 वर्ष की आयु में निधन हो गया, एज ज्यादा हो गई थी, तो अब जाकर इनका निधन हो गया है। इंडियन न्यूक्लियर एनर्जी सेक्टर में इनका काफी योगदान है, काफी सारे अलग अलग प्रोजेक्ट पर इन्होंने काम किया, और इसके अलावा एटॉमिक एनर्जी कमीशन के अध्यक्ष के पद के रूप में भी इन्होंने काम किया है। कौन? न्यूक्लियर साइंटिस्ट M.R. श्रीनिवासन। ये आते हैं भारत के कर्नाटक राज्य से। विज्ञान के क्षेत्र में इनके योगदान के लिए इन्हें 1984 में दिया गया था पद्मश्री, 1990 में दिया गया पद्म भूषण, और 2015 में दिया गया पद्म विभूषण। M.R. श्रीनिवासन। हाल ही में किस अधिकारी को इंटेलिजेंस ब्यूरो या आईबी के डायरेक्टर के रूप में 1 वर्ष का कार्यकाल विस्तार दिया गया? तो आईबी के डायरेक्टर कौन है? पहला क्वेश्चन तो ये, आईबी के डायरेक्टर है तपन कुमार डेका। 2022 में तपन कुमार डेका को इंटेलिजेंस ब्यूरो, जो कि हमारी खुफिया एजेंसी है, इसका डायरेक्टर अपॉइंट किया गया था। 2024 में इनका कार्यकाल खत्म हुआ, लेकिन 2024 में इनके कार्यकाल को 1 साल का एक्सटेंशन दिया गया। अब 2025 में जब कार्यकाल समाप्त हुआ तो फिर से इन्हें 1 साल का एक्सटेंशन दिया गया है तपन कुमार डेका को। अब ये 2026 तक, जून 2026 तक आईबी के डायरेक्टर के रूप में काम करेंगे। तो तपन कुमार डेका आईबी के डायरेक्टर के रूप में अभी भी कार्यरत है, निदेशक के रूप में। भारत की इंटरनल सिक्योरिटी और इंटेलिजेंस एजेंसी है। 1887 में आईबी की स्थापना की गई थी, नई दिल्ली में इसका हेडक्वार्टर देखने को मिलता है, और मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर, गृह मंत्रालय के अंतर्गत आईबी काम करता है। मणिपुर हाईकोर्ट के नए मुख्य न्यायाधीश के रूप में किसे नियुक्त किया गया? मणिपुर हाईकोर्ट के नए चीफ जस्टिस के रूप में अपॉइंट किया गया है जस्टिस केम्पैया सोमशेखर को। मणिपुर हिंसा के कारण मणिपुर काफी सुर्खियों में रहता है, 2 साल से यहां पर हिंसा की स्थिति है, तो इसी कंडीशन में इस क्वेश्चन के आने की संभावना बढ़ जाती। तो रिसेंटली मणिपुर राज्य के नए मुख्य न्यायाधीश केम्पैया सोमशेखर को अपॉइंट किया गया। इनके पहले अभी तक डी कृष्ण कुमार इस पद पर थे, जो कि 21 मई को रिटायर हुए हैं, और इनके बाद मणिपुर हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश के रूप में पद संभाला है केम्पैया सोमशेखर ने। इसके पहले ये कर्नाटका हाईकोर्ट में जज रह चुके हैं, और अब मणिपुर हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश का पद संभाला है। देखिए, आपको पता है हाईकोर्ट जजेस की जो नियुक्ति है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में आर्टिकल 217 में उल्लेखित है, और यह कहता है कि हाईकोर्ट के जजेस की नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है। हाल ही में विश्व स्वास्थ्य सभा के 78वें सत्र में कौन सा समझौता अपनाया गया? तो आपको पता है, जो वर्ल्ड हेल्थ असेंबली का आयोजन किया गया 78वें सेशन का, जिसमें इंडिया को ट्रेकोमा मुक्ति का सर्टिफिकेट दिया गया, वहां पर एक एग्रीमेंट किया गया है, एक ट्रीटी साइन की गई है, जिसका नाम है पेंडेमिक एग्रीमेंट। पेंडेमिक पर यह वर्ल्ड का पहला एग्रीमेंट है जो कि साइन किया गया है पेंडेमिक एग्रीमेंट के नाम से।
वर्ल्ड हेल्थ असेंबली की 78th सेशन में। पहली बार पेंडेमिक ट्रीटी है, दुनिया की पहली पेंडेमिक ट्रीटी। किससे निपटने के लिए? महामारी से निपटने के लिए। उद्देश्य क्या है? अगर दुनिया में कभी भी कोविड-19 जैसी अगर कोई अदर पेंडेमिक आता है तो पूरे वर्ल्ड को मिलकर कैसे रिस्पॉन्ड करना चाहिए, कैसे आपस में मिलकर हम काम करेंगे, ये पेंडेमिक ट्रीटी बताती है। 60 देश इस पर जब सहमत हो जाएंगे, साइन कर देंगे, तब इसे लागू कर दिया जाएगा। अभी केवल पास किया गया है। देखिए क्या क्या किया जाएगा। अगर कोई पेंडेमिक आता है और कोई देश इसकी वैक्सीन बना लेता है तो वो 20% वैक्सीन को रिजर्व रखेगा, 10% WHO को देगा ताकि वो वर्ल्ड में काम कर पाए, और 10% गरीब देशों को देगा कम दामों पर, जो कि बहुत गरीब है और नहीं बना सकते, ताकि उनकी मदद की जाए। ग्लोबल सप्लाई चेन और लॉजिस्टिक नेटवर्क को बनाया जाएगा, पेंडेमिक के समय में इसे इस्तेमाल किया जाएगा। साथ ही पेंडेमिक के समय में टेक्नोलॉजी ट्रांसफर किया जाएगा, वैक्सीन का प्रोडक्शन लोकल लेवल पर किया जाएगा और आपस में शेयर भी किया जाएगा टेक्नोलॉजी को, ताकि जल्दी से जल्दी वैक्सीन को बनाया जा सके। और अगर पेंडेमिक बढ़ता है तो एक फंड को भी बनाया जाएगा पैसों के लिए, ताकि वर्ल्ड में WHO और ये बड़ी बड़ी संस्थाएं काम कर सके। तो ये पेंडेमिक ट्रीटी है, पेंडेमिक एग्रीमेंट है, जिसे हाल ही में अपनाया गया है वर्ल्ड हेल्थ असेंबली के 78th सेशन में। आयोजन हुआ था जेनेवा, स्विट्जरलैंड में। 2025 दोहा डायमंड लीग में नीरज चोपड़ा ने कौन सा पदक जीता है? 2025 के दोहा डायमंड लीग में नीरज चोपड़ा ने सिल्वर मेडल अपने नाम किया। आपको पता है यहां पर नीरज चोपड़ा ने एक नया नेशनल रिकॉर्ड बनाया है भाला फेंक में। इसके पहले जो नीरज चोपड़ा का नेशनल रिकॉर्ड नीरज चोपड़ा का ही था 89.94 मीटर का भाला फेंकने का, लेकिन अब इसे तोड़ा है नीरज चोपड़ा ने। इन्होंने अब 90.23 मीटर का भाला फेंका और एक नेशनल रिकॉर्ड खुद का ही था, इन्हीं का था, इन्हीं के नेशनल रिकॉर्ड को तोड़ा और एक नया नेशनल रिकॉर्ड बनाया है। यह दुनिया के 25 खिलाड़ियों में शामिल हो गए हैं जिन्होंने 90 मीटर के ऊपर भाला फेंका है। देखिए दोहा डायमंड लीग का आयोजन कतर में किया गया था। डायमंड लीग जो कि एक ट्रैक और फील्ड कंपटीशन है, उसकी पूरी सीरीज आयोजित की जाती है, काफी सारे इवेंट आयोजित किए जाते हैं, उसमें से एक है दोहा डायमंड लीग। इसका आयोजन किया जाता है कतर में। तो नीरज चोपड़ा ने 90.23 मीटर का भाला फेंककर सिल्वर मेडल इस इवेंट का अपने नाम किया और इस इवेंट का गोल्ड मेडल जूलियन वेबर ने अपने नाम किया है। जर्मनी के खिलाड़ी हैं और इन्होंने 91.06 मीटर का भाला फेंका। तो दोहा डायमंड लीग हर साल आयोजित की जाती है, 27वां एडिशन है इस बार। सबसे पहली बार इसकी शुरुआत की गई थी 1997 में। डायमंड लीग का हिस्सा है। अब नीरज चोपड़ा की बात हो रही है तो उनके अवार्ड देख लेते हैं। नीरज चोपड़ा को 2018 में अर्जुन अवार्ड, 2021 में खेल रत्न अवार्ड और 2022 में पद्मश्री पुरस्कार से सम्मानित किया जा चुका है नीरज चोपड़ा। करेगुट्टा हिल्स भारत में कहां पर स्थित है? करेगुट्टा हिल्स की बात करें तो यह हमें छत्तीसगढ़ और तेलंगाना की सीमा पर देखने को मिलती है। अभी यह सुर्खियों में इसलिए है क्योंकि यहां पर नक्सलियों के खिलाफ हमारी सेना ने और छत्तीसगढ़ पुलिस ने मिलकर एक अभियान चलाया था, जिसके बाद करेगुट्टा हिल्स पर से जितने भी नक्सली थे उनको मार गिराया गया। आपको पता है ये जो हिल्स है ना, ये हेडक्वार्टर है नक्सलियों का। यहां से पूरे देश में नक्सलाइट को ऑपरेट किया जाता था। अब आपको पता है केंद्रीय मंत्री अमित शाह ने 2017 में बोला था कि 2026 तक हम देश में नक्सलाइट को खत्म कर देंगे। उसी के तहत काफी सारे अभियान चलाए गए हैं। अभी जो चलाया गया वो ऑपरेशन ब्लैक फॉरेस्ट था करेगुट्टा हिल्स के लिए, और यहां पर जितने भी लोग थे, जितने भी नक्सली थे, उनको खत्म करने के लिए या तो सरेंडर कर दे या एलिमिनेट कर दिए जाएंगे। इसके साथ इसे शुरू किया गया था 21 अप्रैल को। छत्तीसगढ़ और तेलंगाना की सीमा पर करेगुट्टा हिल्स देखने को मिलती है। ऑपरेशन सीआरपीएफ, छत्तीसगढ़ पुलिस की स्पेशल टास्क फोर्स और डिस्ट्रिक्ट रिजर्व गार्ड के द्वारा संयुक्त रूप से चलाया गया। यह है ऑपरेशन ब्लैक फॉरेस्ट। 2017 में जब इसे शुरू किया गया था, सबसे पहली बार इसे नाम दिया गया था ऑपरेशन समाधान प्रहार।
2017 में शुरू किया गया और टारगेट रखा गया कि 2026 तक देश से नक्सलाइट को खत्म किया जाएगा। भारत के 86th चेस ग्रैंड मास्टर कौन बने हैं? भारत के 86वें शतरंज ग्रैंड मास्टर बने हैं श्री हरि एल आर। आपको पता है भारत के 85वें शतरंज ग्रैंड मास्टर पी श्याम निखिलम थे, है ना। 85th शतरंज ग्रैंड मास्टर बने थे 2024 में, और अब 2025 में 86वें चेस ग्रैंड मास्टर बने हैं श्री हरि एल आर। देखिए, ग्रैंड मास्टर का ये जो खिताब है श्री हरि एल आर को एशियन इंडिविजुअल मेंस चेस चैंपियनशिप में उनके प्रदर्शन के बाद जो यूएई में आयोजित किया गया था, इसके बाद इन्हें दिया गया है। ये भारत के तमिलनाडु राज्य के रहने वाले हैं श्री हरि एल आर, और अब भारत के 86वें शतरंज ग्रैंड मास्टर। 85th कौन थे? श्याम निखिलम। 2025-26 के लिए कच्चे जूट का न्यूनतम समर्थन मूल्य या एमएसपी कितना बढ़ाया गया है? तो 2025-26 के लिए केंद्र सरकार ने कच्चे जूट के लिए एमएसपी को बढ़ाया है 315 रुपए पर क्विंटल। देखिए, 2024-25 का जो फाइनेंशियल ईयर था ना, उसमें कच्चे जूट की एमएसपी थी 5,335 रुपए, और अब इसे बढ़ाकर किया गया 5,650 रुपए पर क्विंटल, मतलब 315 रुपए पर क्विंटल बढ़ाया गया। कुछ समय पहले गन्ने पर एफआरपी को भी बढ़ाया गया था। 2025-26 के लिए एफआरपी गन्ने पर जो पहले 340 रुपए थी वो 355 रुपए की गई पर क्विंटल पर, मतलब 4.41% एफआरपी को बढ़ाया गया गन्ने पर। भारत में पहले हम जूट की बात कर लेते हैं। गोल्डन फाइबर के नाम से जाना जाता है। कॉटन के बाद सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट कमर्शियल क्रॉप है कच्चा जूट। भारत में सबसे ज्यादा जूट का उत्पादन करता है वेस्ट बंगाल, सेकेंड पर आता है असम, और थर्ड पर आता है बिहार। अब आपको समझना पड़ेगा एमएसपी क्या है, मिनिमम सपोर्ट प्राइस। भारत में कृषि लागत एवं मूल्य आयोग, जो कि कमीशन फॉर एग्रीकल्चर कॉस्ट एंड प्राइसेस के नाम से जाना जाता है, ये केंद्र को 23 फसलों पर एमएसपी और एक फसल पर एफआरपी की सिफारिश करता है और केंद्र इसे लागू करती है। एफआरपी किस पर दिया जाता है? फेयर एंड रिमरेटिव प्राइस गन्ने पर, और 23 फसलों पर दिया जाता है एमएसपी। कृषि लागत एवं मूल्य आयोग 1965 में गठित किया गया था। यह मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर एंड फार्मर वेलफेयर के अंतर्गत कार्य करता है। एक देश एक धड़कन पहल किस मंत्रालय के द्वारा शुरू की गई? एक देश एक धड़कन पहल को शुरू करने का श्रेय दिया जाता है मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर को। इसके तहत जो ऑपरेशन सिंदूर अभी चलाया गया ना, उसके पूरे देश में उसकी प्रदर्शनी की जाएगी। कैंपेन को 100 दिनों तक चलाया जाएगा, और हमारे जितने भी हिस्टोरिकल प्लेसेस है वहां पर तिरंगे की इमेज में उन्हें चमकाया जाएगा, ताकि ऑपरेशन सिंदूर के बारे में लोगों को बताया जा सके कि हमारी सेना ने कितनी वीरता का काम किया है। आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया इसका नेतृत्व करेगा। भारत में जितने भी ऐतिहासिक धरोहर हैं, प्लेस हैं, मॉन्यूमेंट्स हैं, उनके रखरखाव की जिम्मेदारी आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया की होती है। इसकी स्थापना 1861 में की गई थी। मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर के अंतर्गत यह कार्य करता है। नई दिल्ली में हेडक्वार्टर है, और यदुवीर सिंह रावत इसके डायरेक्टर जनरल के पद पर हैं। 2025 में पुष्कर कुंभ मेला कहां आयोजित किया जा रहा है? पुष्कर कुंभ मेले का आयोजन किया जा रहा है उत्तराखंड के माना गांव में। उत्तराखंड का माना गांव, जो कि पहले भारत का लास्ट विलेज कहलाता था, वो अब इंडिया का फर्स्ट विलेज कहलाता है। यहां पर माणा गांव में उत्तराखंड में एक प्रयाग देखने को मिलता है, केशव प्रयाग। आपको पता है केशव प्रयाग जो है ना, प्रयाग जो है ये बद्रीनाथ के पास देखने को मिलता है उत्तराखंड में। यहां पर 15 मई को पुष्कर कुंभ मेले की शुरुआत हुई, और 25 मई 2025 तक, मतलब आज ये खत्म होने वाला है। केशव प्रयाग या फिर ये जो प्लेस है उत्तराखंड का, वहां माना जाता है कि काफी सारे जो शास्त्रों में जिनका उल्लेख है, जैसे रामानुजाचार्य, माधवाचार्य, इन्हें ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। यहीं से सरस्वती रिवर का उद्गम माना जाता है, और वेद व्यास ने यहीं पर महाभारत लिखी थी
इसके बारे में भी काफी शास्त्रों में कहानियां देखने को मिलती हैं। तो 12 साल में एक बार लगता है पुष्कर कुंभ मेला, जब गुरु या बृहस्पति ग्रह मिथुन राशि में प्रवेश करता है। उत्तराखंड का माणा गांव, वैसे तो सरस्वती नदी का उद्गम है और आगे चलकर यहां पर सरस्वती अलकनंदा से मिलती है। तो अलकनंदा और सरस्वती रिवर का संगम भी माणा गांव ही है उत्तराखंड में, और यहीं पर आयोजित किया जाता है पुष्कर कुंभ मेला 12 साल में एक बार। 2025 में ला लीगा का खिताब किसने जीता है? तो स्पेन का एक सबसे बड़ा क्लब फुटबॉल टूर्नामेंट है ला लीगा, जो यूरोप के फुटबॉल क्लब है ना, उनके मध्य में इसका आयोजन किया जाता है। 2025 में ला लीगा का खिताब एफसी बार्सिलोना ने जीता है। देखिए यहां पर जो पॉइंट टेबल है ना, उसमें एफसी बार्सिलोना सबसे ऊपर है। इसने फाइनल जो अपना मैच खेला था स्पेनियोल को हराया था, और क्योंकि अंक टेबल में सबसे ऊपर है इसलिए एफसी बार्सिलोना यहां पर हो गई विनर, ला लीगा का खिताब जीता। और सेकेंड नंबर पर है यहां पर रियल मैड्रिड, पर विनर पूछा जाएगा तो एफसी बार्सिलोना। ला लीगा का खिताब एफसी बार्सिलोना ने 28 बार जीता है, और सबसे ज्यादा बार 36 बार रियल मैड्रिड ने यह खिताब जीता है। अभी 2025 में किसने जीता? एफसी बार्सिलोना ने। स्पेन का सबसे बड़ा फुटबॉल लीग टूर्नामेंट माना जाता है। 20 क्लब यहां पर पार्टिसिपेट करते हैं यूरोप के। 1929 में ला लीगा की शुरुआत की गई थी, यूरोप का फुटबॉल टूर्नामेंट। न्यू कैलेडोनिया हाल ही में चर्चा में रहा। यह द्वीप किस देश का हिस्सा है जहां पर स्वतंत्रता की मांग उठ रही है? तो न्यू कैलेडोनिया की बात करें तो यह फ्रांस देश का एक द्वीप है। हालांकि यह फ्रांस से बहुत दूर ऑस्ट्रेलिया के पूर्व में आपको देखने को मिलेगा न्यू कैलेडोनिया, मतलब दक्षिण प्रशांत महासागर में, लेकिन यहां पर कंट्रोल है फ्रांस का। अब दिक्कत यह है कि फ्रांस ने हाल ही में 1998 में एक प्रस्ताव लेकर आई थी फ्रांस की, भाई न्यू कैलेडोनिया में अगर कोई फ्रांस का व्यक्ति 10 साल से रह रहा है ना, तो उसको न्यू कैलेडोनिया में नागरिकता दे दी जाएगी स्थानीय चुनाव में वोट करने की। तो न्यू कैलेडोनिया के जो लोकल लीडर हैं, जो लोग हैं, उन्होंने विरोध किया कि भाई आप हम लोगों को तो फ्रांस की सिटीजनशिप देते नहीं हो, और आपके यहाँ के लोग यहाँ पर आके रह रहे हैं तो आप उनको लोकल इलेक्शन में वोटिंग का अधिकार दे रहे हो। हम इसके खिलाफ है, हमको आजादी दो। तो ये काफी विद्रोह कर रहे थे। फ्रांस ने बोला था कि हम आपको सॉवरेनिटी इन पार्टनरशिप देंगे, मतलब आप शासन करो लेकिन कंट्रोल हमारा रहेगा। तो इन्होंने बोला नहीं भाई, हमको पूरी तरीके से स्वतंत्र करो या फिर हमको भी फ्रांस की नागरिकता दो। मतलब फ्रांस का दोहरा चरित्र आप देखो कि वो नागरिकता भी नहीं दे रहा है उनको फ्रांस की, और उनको छोड़ भी नहीं रहा। तो काफी डिमांड उठ रही थी। 1998 के बाद एक बिल लेकर आए थे ये फ्रांस वाले कि भाई कम से कम 10 साल से अगर कोई फ्रांस का मूल व्यक्ति न्यू कैलेडोनिया में रह रहा है तो उसको सिटीजनशिप दे दी जाएगी, मतलब कैलेडोनिया में लोकल इलेक्शन में वोटिंग का अधिकार दे दिया जाएगा। तो इसका न्यू कैलेडोनिया में बहुत विरोध हुआ, ये स्वतंत्रता की मांग कर रहे हैं। प्रशांत महासागर में यह द्वीप देखने को मिलता है और इस पर कंट्रोल है फ्रांस का। 2025 में सेफ अंडर 19 फुटबॉल चैंपियनशिप का विनर कौन रहा? सेफ अंडर 19 फुटबॉल चैंपियनशिप का विनर रहा है 2025 में इंडिया। अंडर 19 फुटबॉल टूर्नामेंट है, 19 साल के कम के खिलाड़ी यहां पर पार्टिसिपेट करते हैं। 2025 में सेफ अंडर 19 फुटबॉल टूर्नामेंट का आयोजन किया गया उत्तराखंड, भारत के अरुणाचल प्रदेश राज्य में, पूर्वोत्तर में। अरुणाचल प्रदेश में इंडिया ने फाइनल में बांग्लादेश को पेनल्टी शूटआउट में हराया और सेफ अंडर 19 चैंपियनशिप 2025 का खिताब जीता। आयोजन कहां पर? अरुणाचल प्रदेश। 9 मई से लेकर 18 मई तक यह आयोजन किया गया। 6 टीमों ने यहां पर पार्टिसिपेट किया, इंडिया के अलावा बांग्लादेश, भूटान, मालदीव, नेपाल और श्रीलंका। इंडिया ने फाइनल में बांग्लादेश को हराकर यह खिताब जीता है। आयोजन कौन करवाता है? तो साउथ एशियन फुटबॉल फेडरेशन इसका आयोजन करवाता है। हर 2 साल में एक बार यह आयोजित की जाती है और शुरुआत की गई थी 2015 में। 2025 में सेफ अंडर 19 चैंपियनशिप अरुणाचल प्रदेश विनर रहा, इंडिया रनर अप रहा बांग्लादेश। सागर में सम्मान इनिशिएटिव किस मिनिस्ट्री के द्वारा शुरू किया गया?
सागर में सम्मान इनिशिएटिव को मिनिस्ट्री ऑफ पोर्ट, शिपिंग और वाटरवेज के द्वारा शुरू किया गया है, पोत परिवहन और जलमार्ग मंत्रालय के द्वारा। उद्देश्य क्या है? मैरीटाइम सेक्टर में महिलाओं की भागीदारी को बढ़ावा देने के लिए सागर में सम्मान इनिशिएटिव की शुरुआत की गई। देखिए, आपको पता है भारत सरकार का एक 2047 विकसित भारत का सपना है, जिसके तहत 2047 तक मैरीटाइम सेक्टर में भी इंडिया को एक लीडर बनाना है, और इसके लिए जरूरी है कि महिलाओं का पार्टिसिपेशन मैरीटाइम सेक्टर में बढ़ाया जा सके। काफी सारे काम है जो महिलाएं कर सकती है, जैसे वेसल या जहाज युद्धपोत की हैंडलिंग, पोर्ट हैंडलिंग, कार्गो हैंडलिंग, है ना, कंट्रोलेशन, ये सारे काम महिला कर सकती है। जहां जहां पर वहां पर महिलाओं की भागीदारी को बढ़ाने के लिए सागर में सम्मान इनिशिएटिव को शुरू किया है मिनिस्ट्री ऑफ पोर्ट, शिपिंग और वाटरवेज। वर्तमान में इस मिनिस्ट्री के मिनिस्टर हैं सर्बानंद सोनोवाल, जिन्होंने इस इनिशिएटिव की शुरुआत की घोषणा की। आपको पता है 18 मई को ही इंटरनेशनल डे फॉर वीमेन इन मैरीटाइम मनाया गया, जिसकी थीम रखी गई एन ओशियन ऑफ अपॉर्चुनिटी फॉर वीमेन, एन ओशियन ऑफ अपॉर्चुनिटीज फॉर वीमेन। 18 मई को इंटरनेशनल डे फॉर वीमेन इन मैरीटाइम। 2025 में संसद रत्न पुरस्कार कितने सांसदों को प्रदान किया गया? 2025 में संसद रत्न अवार्ड दिया गया है 17 एमपीस को। देखिए, संसद में ऐसे सांसद जो कि रेगुलर रहते हैं, समय समय पर जनता के मुद्दे उठाते हैं, ऑल ओवर एमपी के रूप में अपने सारे कार्यों का निर्वहन करते हैं, ऐसे एमपीस को, ऐसे पार्लियामेंट के सांसदों को संसद रत्न अवार्ड दिया जा सकता है। इस साल ये 15वां एडिशन है इन अवार्ड का। 17 एमपीस को दिया गया और 2 पार्लियामेंट्री स्टैंडिंग कमेटी को दिया गया, स्थायी समितियों को। अब देखो, 17 एमपीस के नाम तो आपसे पूछे नहीं जाएंगे, 2 पार्लियामेंट्री कमेटी को सुन लो जो स्थायी समिति है जिनको दिया गया। स्टैंडिंग कमेटी ऑन फाइनेंस, जिसके चेयरमैन हैं भर्तृहरि मेहताब, और एक स्टैंडिंग कमेटी ऑन एग्रीकल्चर, जिसके चेयरमैन हैं चरणजीत सिंह चन्नी। तो इन 2 कमिटीज को दिया गया, स्थायी समितियों को, और 17 एमपीस को दिया गया संसद रत्न अवार्ड 2025। माउंट लेवोटोबी लौकी ज्वालामुखी कहां स्थित है? माउंट लेवोटोबी लौकी ज्वालामुखी हमको देखने को मिलता है इंडोनेशिया में। अभी रिसेंटली इंडोनेशिया के इस ज्वालामुखी पर एक उद्गार हुआ है बहुत खतरनाक। यहां पर आसपास के एरिया में इमरजेंसी को डिक्लेयर किया इंडोनेशिया की गवर्नमेंट ने। तो माउंट लेवोटोबी लौकी इंडोनेशिया के फ्लोर्स आइलैंड पर एक ज्वालामुखी है, सक्रिय ज्वालामुखी है, और एक और इसी के जैसा इसी के पास ज्वालामुखी है, माउंट लेवोटोबी पेरम्पुआन ज्वालामुखी। इन दोनों को संयुक्त रूप से जुड़वा ज्वालामुखी कहा जाता है। दोनों कहां पर? इंडोनेशिया। आपको पता है इंडोनेशिया रिंग ऑफ फायर में स्थित है, जहां पर 120 से ज्यादा सक्रिय ज्वालामुखी हमको इंडोनेशिया में देखने को मिलते हैं। क्वेश्चन हमारा माउंट लेवोटोबी लौकी से है, तो ये कहां पर है? इंडोनेशिया में। रिंग ऑफ फायर में आपको यहां पर इंडोनेशिया देखने को मिल जाएगा। भारत का पहला पूर्ण साक्षर राज्य कौन सा बना? इंडिया का पहला पूर्ण साक्षर राज्य बना है मिजोरम। देखिए, मिजोरम के सीएम लालदू होमा और यूनियन मिनिस्टर ऑफ स्टेट फॉर एजुकेशन जयंत चौधरी, इन्होंने मिजोरम को पूर्ण लिटरेसी वाला स्टेट डिक्लेयर किया है एक स्कीम के तहत, उल्लास स्कीम के तहत। ठीक है, 2011 के जो सेंसस हुए थे उसमें मिजोरम की साक्षरता दर 91.33% थी, और अब घोषणा की गई है कि यह भारत का पूर्ण साक्षरता वाला राज्य बन गया है। 100% लिटरेसी रेट। किस योजना के तहत? उल्लास योजना के तहत। अब देखिए, उल्लास योजना की बात करें, केंद्र सरकार ने 2022 में एक स्कीम को लॉन्च किया था 2022 से 2027 तक के लिए, और यहां पर इसका लक्ष्य है कि 100% लिटरेसी रेट भारत में प्राप्त किया जा सके। इस स्कीम के तहत 15 साल या उससे बड़े सभी लोग जो कि स्कूल नहीं जा पाए, उन्हें बेसिक लिटरेट बनाना इस योजना का मुख्य उद्देश्य है। और इसके लिए 2023 में
लोग रजिस्ट्रेशन करवा सके, इसलिए उल्लास एप्लीकेशन को भी लॉन्च किया गया था। अब उल्लास नव भारत साक्षरता कार्यक्रम के तहत भारत का पूर्ण लिटरेसी वाला राज्य कौन बना? मिजोरम राज्य। वर्ल्ड हाइड्रोजन समिट 2025 का आयोजन कहां किया गया? वर्ल्ड हाइड्रोजन समिट 2025 का आयोजन किया गया है नीदरलैंड के रॉटरडम में। उद्देश्य आपको समझ में आ जाएगा, ग्रीन हाइड्रोजन को बढ़ावा देना, उस पर चर्चा करना, सभी देशों को एक साथ लाना, वर्ल्ड हाइड्रोजन समिट को आयोजित किए जाने का मुख्य उद्देश्य है। 20 से लेकर 22 मई 2025 तक नीदरलैंड के रॉटरडम में इसका आयोजन किया गया। भारत की ओर से संतोष कुमार सारंगी ने यहां पर पार्टिसिपेट किया था, जो कि सेक्रेटरी ऑफ यूनियन मिनिस्ट्री ऑफ न्यू एंड रिन्यूएबल एनर्जी है। समिट हर साल आयोजित की जाती है और ग्रीन हाइड्रोजन को कैसे प्रमोट किया जा सके, इन मुद्दों पर यहां पर चर्चा की जाती है। इंडिया ने यहां पर भारत के रिन्यूएबल एनर्जी का कुछ डेटा रिवील किया है, जिसमें बताया है कि भारत की टोटल रिन्यूएबल एनर्जी कैपेसिटी वर्तमान में 223 गीगावाट है, जिसमें सोलर एनर्जी है 108 गीगावाट, विंड एनर्जी है 51 गीगावाट, और भारत 2070 तक नेट जीरो कार्बन एमिशन के लक्ष्य को प्राप्त कर लेगा। तो वर्ल्ड हाइड्रोजन समिट आयोजन कहां पर? नीदरलैंड के रॉटरडम में। हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने राजस्थान से वर्चुअल माध्यम से 18 राज्यों में पहले 103 अमृत भारत स्टेशन का इनॉग्रेशन किया। अमृत भारत स्टेशन योजना कब शुरू की गई थी? तो भारत के पीएम नरेंद्र मोदी ने राजस्थान से वर्चुअल माध्यम से 18 राज्यों में 103 अमृत भारत स्टेशन का इनॉग्रेशन किया। इस योजना की शुरुआत की गई थी 2021 में। भारत में जितने भी रेलवे स्टेशन हैं उनको एडवांस बनाना, उनको मॉडर्न बनाना अमृत भारत स्टेशन स्कीम का मुख्य उद्देश्य है। 2021 में यह गांधीनगर गुजरात और रानी कमलापति रेलवे स्टेशन यह देखने को मिलता है मध्य प्रदेश में, भोपाल में हबीबगंज रेलवे स्टेशन के नाम से। अब इसका नाम हो गया है रानी कमलापति रेलवे स्टेशन। तो मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे के तहत यह चलाई जा रही है। उद्देश्य भारत के रेलवे स्टेशन को मॉडर्न बनाना। समझ में आया? तो इसी के तहत 18 राज्यों में 103 अमृत भारत स्टेशन का इनॉग्रेशन किया है भारत के पीएम नरेंद्र मोदी ने। न्यायिक सेवा में नियुक्ति के लिए सुप्रीम कोर्ट द्वारा हाल ही में न्यूनतम कितने वर्षों के अभ्यास को अनिवार्य किया गया है? तो जुडिशियरी में जैसे सिविल जज बन जाते हैं एग्जाम देकर, तो देखिए जजेस को क्या होता है, वो सिविल जज तो बन गए लेकिन उनको नॉलेज नहीं होता है बेसिक, क्योंकि बुक्स से बेसिक नॉलेज तो मिल जाता है लेकिन प्रैक्टिकल नॉलेज नहीं मिलता है। इसीलिए सुप्रीम कोर्ट ने यह कहा है कि भाई अगर किसी को भी जुडिशियल सर्विस में आना है तो न्यूनतम 3 साल तक उसे अभ्यास अनिवार्य किया गया है। 3 साल का उसको मिनिमम प्रैक्टिस करनी पड़ेगी एक एडवोकेट या वकील के रूप में, और ये 3 साल तक जो अभ्यास करेगा ना उसका सर्टिफिकेट लेना पड़ेगा सीनियर एडवोकेट से। ऐसा एडवोकेट जो कि 10 साल से वकालत कर रहा हो या फिर उनको वकालत का एक्सपीरियंस हो। इसके अलावा लॉ क्लर्क के एक्सपीरियंस को भी 3 वर्ष का अभ्यास माना जाएगा। लेकिन इस 3 साल के अभ्यास के बाद जब वो सिलेक्ट हो जाता है तो पोस्टिंग से पहले 1 साल की ट्रेनिंग भी दी जाएगी। उसके बाद फिर उसे जुडिशियल सर्विस में काम करने दिया जाएगा। वैसे पहले यह नियम था लेकिन 2002 में से हटा दिया गया था शेट्टी कमीशन के रिकमेंडेशन पर। अब सुप्रीम कोर्ट ने 3 साल के लिए इसे फिर से लागू किया है। तो जुडिशियल सर्विस में कितने साल की प्रैक्टिस होना चाहिए? किसी को भी अगर शामिल होना है तो न्यूनतम 3 साल, ऐसा कहा है सुप्रीम कोर्ट ने। लास्ट क्वेश्चन, हाल ही में चर्चा में रहा सीपीईसी या सीपेक क्या है? तो सीपेक की बात करें तो ये चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर है जो कि अभी सुर्खियों में रहा। देखिए ये जो कॉरिडोर है ना, ये चीन ने अनाउंस किया था कि चीन से लेकर पाकिस्तान के ग्वादर पोर्ट तक हम 3000 किलोमीटर का एक रेलवे और रोड नेटवर्क बनाएंगे। अभी रिसेंटली हुआ यह है कि इसमें अफगानिस्तान को भी शामिल किया गया है और चाइना पाकिस्तान और अफगानिस्तान के मध्य में एक एग्रीमेंट हुआ जिसके तहत चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर को अब अफगानिस्तान तक ले जाया जाएगा।
भारत इसका विरोध करता है क्योंकि यह कॉरिडोर पीओके से होकर गुजरता है और पीओके भारत का हिस्सा है। तो भारत लगातार इसका विरोध करता है। यह प्रोजेक्ट चाइना ने शुरू किया था 2015 में, जो कि उसके बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव का हिस्सा है। बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव चाइना लेकर आया था 2013 में, जिसके तहत दक्षिण एशिया, मध्य एशिया, खाड़ी देश और यूरोप तक के देशों को ट्रेन और सड़क मार्ग से चाइना आपस में जोड़ने का प्लान बना रहा है। इसी के तहत चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर को अनाउंस किया गया था 2015 में। 3000 किलोमीटर का ये जो रोड और रेलवे नेटवर्क है, ये ग्वादर पोर्ट पाकिस्तान से चाइना के शिनजियान तक फैला होगा। और अब अनाउंस किया गया है कि इसे अफगानिस्तान में भी शामिल किया जाएगा, जिसका भारत ने काफी विरोध किया है। तो इसलिए अभी चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर सुर्खियों में है। तो यहां पर हमने आज के वीकली करंट अफेयर के सेशन में सभी इंपॉर्टेंट वीकली करंट अफेयर को यहां पर डिस्कस किया। 19 से लेकर 25 मई तक के टॉप 25 क्वेश्चन को यहां पर हमने समझाए। आई होप आपको सभी क्वेश्चन समझ आए होंगे, बहुत ही इंपॉर्टेंट थे। आपने एक एक क्वेश्चन को नोट किया होगा। सेशन अच्छा लगा हो तो सेशन को लाइक और शेयर कर दीजिएगा। चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। कल फिर मुलाकात करेंगे नेक्स्ट डे के करंट अफेयर में। तब तक अपना ख्याल रखिए। जय हिंद, जय भारत।